वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं एक बात बोलूं, आप लोग सभी लोग का अपना अपना मत है। मुझे लगता है सबसे पहला टेस्ट 9 जो सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके बाद बीजेपी में कोई फेरबदल होगा। 9 विधायक उपचुनाव देखिए, उपचुनाव नहीं पुष्कर नहीं, जी मैंने अरे बहुत कैसी करीब बात से कर दी देखे आपने। हैं, बहुत करीब से देखे हैं उपचुनाव, मैंने बहुत देखे हैं। उपचुनाव सरकार का होता है, सरकार चाहे तो एक बूथ पे वोट न पड़ने दे। मैंने ये बहुत सरकार उपचुनाव का ही देखे हैं, उपचुनाव बहुत था। देखे हैं। देखिए दो दर्जनों सुनिए, देखे हैं। एक सेकंड, दो मुझे दो- लगता है पुष्कर मैं जी, इस बात को एक मैं उपचुनाव हम लोगों ने रामपुर में भी देखा था। देखिए हाँ, उस समय क्या स्थितियां बनी थी, और अभी देखिए जनरल इलेक्शन हुआ वहां पर उपचुनाव उस समय सैकड़ों देखिए। जनरल उपचुनाव इलेक्शन के आसान साथ नहीं 4 होता था। सीटें हुई, 2 बीजेपी मैंने जीती, देखिए, 2 मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी देखिए पार्टी जनरल इलेक्शन जीती। में हम लोगों ने प्रवृत्ति देखी, कितना रामपुर में उठा पटक की आप स्थिति बनी, करहल, लेकिन फिर भी मिल्कीपुर, ये है, चंदन लेकिन चौहान देखिए वाली जो जनरल ट्रेंड देखिएगा ना पुष्कर जी, देखिए सीट। पुष्कर जी हमें नहीं लग रहा कि भारतीय मिल्कीपुर जनता सभा पार्टी हार उपचुनाव जाएगी। का। अब ये तो हारेगी तो फिर वो क्रेडिट किसको जाएगा। पुष्कर भाई, लखनऊ का उपचुनाव याद कर लीजिए। अभी 58,000 से जीता ओपी श्रीवास्तव ने। नहीं, मुझे मैं एक बात बहुत साफ मैं एक बात बहुत साफ तरीके से मानता हूं, और मैं चाहूंगा इस पे आप लोग कमेंट्स करें। मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता केंद्र में सरकार को मजबूत करना है, और केंद्र में सरकार को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो भी स्थिति बनी है, मुझे नहीं लगता कि अपने किसी नेता को, खास तौर पर जिसका कद इतना बड़ा हो, जिसका देश में इतनी मांग हो, उसको अपदस्थ करने की कोशिश की जाएगी। ये बिल्कुल नहीं की जाएगी। ये जो मैं समझता हूं, जब आप बहुत मजबूत होते हैं तभी अंदर लड़ाई होती है, और जब आप कमजोर होने लगते हैं फिर अंदर की लड़ाई शांत पड़ जाती है। अगर लड़ाई है तो जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है साफ तौर पर अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार अपने आप को स्टेबल कर सके, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है नंबर्स का उसको पूरा कर सके, क्योंकि टीडीपी, जेडीयू, तमाम ऐसी सहयोगी पार्टियां हैं जिनके साथ सरकार चलाना बहुत आसान नहीं है। कल तक जो लोग कह रहे थे हम इनके साथ हैं, आज एनसीपी ने कह दिया ना कि हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं लेंगे। आप ये देख लीजिए, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वो कहना शुरू कर दी कि हमारे साथ 7 एमपी हैं, आप 5 वाले को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं और हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं होने जा रही हैं। ये समस्या अपने आप में बहुत गंभीर है। जब आप केंद्र में ही मजबूत नहीं रहिएगा तो राज्य में किसी को हटाने कैसे चले जाइएगा, ये सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका ट्रम्प कार्ड रहा 2022 में, उसको अचानक आप इस तरह की बात करने लगे। मुझे लगता है कि जो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हार की प्रमुख वजहें हैं, वो है नौकरी नहीं देना, नौकरी की बात नहीं करनी। मैं आ रहा हूं अनुपम भाई, आप जवाब देंगे। मैं राहुल लाल जी से कमेंट्स ले लूं, आपके पास आऊं। जैसे नौकरी की बात नहीं होना, जो मुद्दा था, मुझे ये बिहार में भी दिखा, झारखंड में भी दिखा, हर जाति में दिखा। ये मैं आपको बता दूं, हर जाति में। एक जगह तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने वीडियो भी लगाया, सारे अपर कास्ट के लोग थे, कह रहे थे मोदी पीएम चाहिए लेकिन सीएम तेजस्वी यादव चाहिए। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। उसमें झा थे, राजपूत थे, भूमिहार थे, कास्ट थे, सारे अपर कास्ट के लोग थे। मैंने पूछा क्यों चाहिए, तो उसने कहा कम से कम तेजस्वी वैकेंसी तो लाता है, हमारे लिए 25% ही रिजर्वेशन है, हम उतने में ही नौकरी ले लेंगे, लेकिन नौकरी तो चाहिए। और तब मैंने कहा कि जो पिक्चर लोकसभा में दिखाई पड़ रहा है वो विधानसभा में नहीं दिखाई देगा अगर एनडीए सरकार अपना रुख परिवर्तन नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये बड़ी समस्या है। या किसानों की समस्या है, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि खेत बर्बाद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं, गाय भैंस सांड ऐसे घूमते रहते हैं जिनसे बड़ी दिक्कत होती है, पेपर का लीक हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं में रोजगार को लेकर के किस तरह का इनसिक्योरिटी आता होगा जो कि सालों प्रिपेयर करते होंगे। तो इन सारी समस्याओं पर ध्यान देना मुझे लगता बहुत जरूरी होगा, और पहले इसको
सरकार जरूर एड्रेस करना चाहेगी। राहुल लाल जी आप क्या कहते हैं? और अनुपम जी आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी पहले आप बोल लीजिए। देखिए, जो आपने तमाम मुद्दे उठाए हैं पंकज जी, जो आपने देखे बिहार में, उन मुद्दों को मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। ये मुद्दे पश्चिमी यूपी से लेके पूर्वी यूपी तक बिल्कुल लगातार बने हुए मुद्दे थे। लेकिन दो तीन चीजें जो ग्राउंड पे जाने के बाद पता चला पंकज जी, जिसको मैं खुल के रखूंगा यहाँ पे, और जिसके आधार पे नंबर 1 की योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता है पंकज जी, और लोग उन्हें पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी के जो साफ स्वच्छ उनकी छवि है उनकी, तो ऐसे स्थिति में उनसे लोगों की नाराजगी के कई मुद्दे हो सकते हैं, मुद्दों के आधारित नाराजगी है वो। बीजेपी ये कदम यहाँ पे उठाएगी कि क्या वो योगी आदित्यनाथ को परिवर्तन कर देगी? अगर ऐसा कुछ करती है तो ये जन भावनाओं के विपरीत कदम होगा पंकज जी, नंबर 1। नंबर 2 कि आखिर तक बीजेपी कर क्या सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अब यह संदेश स्पष्ट तौर पे चला गया है कि वो जो अलग अलग समूहों के नेताओं को पकड़ती है कि जयंत चौधरी को लेंगे हमें जाट समूह का नेता मिल जाएगा, संजय निषाद को लेंगे हमें निषाद समूह का नेता हमें निषाद वोट मिल जाएंगे, और प्रकाश राजभर को लेंगे हमें राजभर वोट मिल जाएंगे। इस प्रकार की प्रणाली अब नहीं चलेगी। आपको देखिए, जो इंडिया अलायंस है वो विपक्ष में है पंकज जी। विपक्ष के लिए वो उनके लिए मुद्दा उठाना आसान चीज है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए अब एक्शन लेने का समय की बात है। क्योंकि जो छूटे पशु का मामला, जिसको आपने भी कहा कि जहां पे भी हम लोग ग्रामीण एरिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, पश्चिमी यूपी से ही कहानी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम शादी विवाह में नहीं जा पा रहे, कहीं भी नहीं जा पा रहे। प्रधानमंत्री ने 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरमियान में आश्वासन दिया था कि वो उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तीसरी चीज की देखिए, जो जाति समीकरण का मामला है, आखिर जो दलित तबके में बड़े संदमारी की स्थिति हुई है, संविधान के मामले को लेके, आरक्षण से संबंधित मामले को लेके, और जो मैं अगर पिछड़े वर्ग के समूह में भी मैं जोड़ दूं, जातिगत जनगणना का मामला, इन सब मामले को लेके, चूंकि देखिए वो आप क्या स्टैंड लेते हैं इसमें, ये अब सरकार के लिए बहुत आवश्यक सा चीज होगा इसको एड्रेस करने के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो तमाम तरह की चीजों को देखकर, बीजेपी के पूरे प्रणाली को देखकर, कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संगठन में बड़ा फेरबदल होगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सरकार में भी बड़े फेरबदल होंगे, और जो सरकार को अब वो पुराना परंपरागत चीजें नहीं चल पाएंगी कि हमने किसी जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को, कुर्मी समुदाय से जो है कि हमने फलाने को टिकट दे दिया, फलाने को मंत्री बना दिया। ये इस वाले सतही मामले से जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश की नहीं समझने वाली है। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी देखिए आज ही संगीत सोम को लेकर के संजीव बालियान का बयान है। अब इस तरह की बातें होगी तो उसको तो खत्म करना होगा ना, उसको तो खत्म करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल डिफरेंसेस है। लेकिन जीत की 2-3 अलग वजहें भी हैं। जीत की 2-3 अलग वजहें जो मुझे मालूम है कि आपने अमित शाह का एक फेक वीडियो चला दिया और उसमें यह कहते हुए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये मैसेज स्प्रेड हो गया। जीत की एक और भी अलग वजह है जो आजकल ट्विटर पे दिखाई पड़ता है कि आप 8500 रुपए देने के लिए गारंटी कार्ड तक बांट दिए, और लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लंबी लाइनें लग गई महिलाओं की। वो ऐसे पता नहीं कितनी लोग ठगी गई हैं जिन्होंने इस तरह का वोट दिया है। तो ये सारी भी वजह रही है जिसको दुष्प्रचार कहते हैं, और उसको बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। पंकज जी, उसे ठगना कैसे कहेंगे? वो तो इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र का हिस्सा था। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती और वो चीजें नहीं होती तो फिर हम लोग कह सकते थे कि ठगने वाला लेकिन ठगना हम इस आधार पर कह रहे हैं राहुल लाल जी, ये मेरे शब्द नहीं है। जो लोग नाराज हैं उनके शब्द हैं, ये मैं अपने शब्द नहीं डाल रहा हूं उनका, और वो वायरल है। ठगना इस आधार पर वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी नहीं और आपने कार्ड पहले ही दे दिया भरने के लिए। ये ठगना नहीं है तो और क्या है? और आप इस तरीके से पैसे बांट देंगे कि आप ये फॉर्म भर दीजिएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। ये आपको ट्विटर पे तमाम जगह वीडियोस में। पंकज जी, चुनाव प्रचार का यह तरीका हमें लग रहा है विपक्ष ने अगर कहीं से सीखा है, सत्ता पक्ष से ही सीखा है। तरीके जो है मुझे लग रहा है अनुपम जी इस बारे में कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी जीती, मुझे लगता है भाजपा हारी। ये भाजपा हारी। इस समय सपा सामने, सपा हारी,
तो उसके सामने हम आप होते तो भी वो हार जाते, पहली बात। दूसरी बात आप देखें ना, अभी इतना बड़ा ये बवाल नई सरकार के सामने आके खड़ा हो गया नीट का इतना बड़ा एक इशू सामने आके खड़ा हो गया, जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक वो कराया और उसमें लेके इतना दिक्कतें आ रही हैं। मतलब अभी सरकार बनी हुई है, सर मुड़ाते ओले पड़ने लगे। लेकिन क्या आपने शिक्षा मंत्री में बदलाव देखा? धर्मेंद्र प्रधान थे, धर्मेंद्र प्रधान है। मतलब ये कंटिन्यूटी का उनसे आप इसको मोदी का पेटिश समझ लें, कुछ समझ लें, उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स को मोरलेस कंटिन्यू किया। करीब तकरीबन सारे जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थे, फाइनेंस, होम, रक्षा, फाइनेंस, कुछ सीसीएस के बाहर भी इन्होंने प्रमोट किया। धर्मेंद्र प्रधान आपको सामने एग्जाम्पल है, रेल मंत्री देख लीजिए, कॉमर्स मिनिस्टर देख लीजिए, कॉमर्स मिनिस्टर देख लीजिए, रेल मिनिस्टर देख लीजिए, तो आपको उन्होंने हर जगह रिटेन किया है, पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जाने किस चीज के लिए जाते हैं? वो छुट्टा पशुओं को कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं कि वो बड़ी अच्छी रोजगार योजनाएं चलाने के लिए जाने जाते हैं? जो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मायने रखती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछले दो तीन दशकों में उस हालात पे पहुंच गई कि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और योगी उस मुद्दे पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इतने ढेर सारे लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि साहब कानून व्यवस्था हमारी ठीक है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ, ठीक है, सरकार में चेंजेस होंगे, डिप्टी सीएम हो सकता है बदल जाए, मंत्रालय बदल जाए, संगठन में बदलाव आएगा, नौकरशाही में भी आ सकता है, पर योगी आदित्यनाथ बदले नहीं जा रहे हैं और उनका बदलाव नहीं। और वैसे भी हम लोग 2 साल से इसको सुन रहे हैं, उसमें कोई नई बात है नहीं। पंकज, आप राव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पंकज भाई, मैं राहुल भाई की बात से सहमत हूँ, अनुपम भाई की इस बात से भी सहमत हूँ कि योगी आदित्यनाथ के बदलने की जो चर्चाएं हैं वो बेबुनियाद लगती हैं मुझे। राहुल भाई ने एक बात कही कि आपने एक बात कहा, ठगा सा महसूस। देखिए, ठगा सा महसूस एक अलग शब्द हो गया। बात क्या हो रही है यहाँ? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने मुद्दे क्या उठाए और कहां तक क्रियान्वित कर दिया उनको, उसने जनता तक आवाज पहुंचा दी अपनी, उसने वोट शेयर में तब्दील करवा लिया उन चीजों को। तो यही करना होता है इलेक्शन में। उसने कर लिया, वो जीत गई। सबसे ज्यादा सीटें आई, मुलायम सिंह यादव के समय 35 सीटें आई थी, अब क्या 37 आई हैं, 2 सीटें बढ़ के आई हैं। तो एक ऊर्जा तो हो गई ना, 2027 के इलेक्शन के लिए ऊर्जा तो मिल गई ना दोनों पार्टियों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि जैसे कासिम साहब ने सबसे पहले कहा था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में समन्वय नहीं है, अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ साहब के बारे में चर्चाएं फैलाई जाती हैं कि ऐसे वार्ता नहीं होती। तो ये सब मुझे लगता है, मुझे तो बेबुनियाद लगती हैं, और जो फैलाने वाले हैं वो बिना किसी तर्क के फैलाते हैं। देखिए, वहां का दिल्ली का सोचने का स्तर अलग है। वो 12 राज्य देखते हैं, 12 राज्य जो बीजेपी शासित है उनको भी देखते हैं, उनके भी मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं। तो वो एक समन्वय अलग होता है हर चीज का। माना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही केंद्रित होकर सब चीज देखी जाए। तो ये भ्रम जो लोगों में फैला हुआ है, ये भाजपा को खुद दूर करना पड़ेगा। एक बात, अरविंद केजरीवाल की बात उठी थी। अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमित शाह साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। इस बात पे तत्काल प्रभाव से जैसे एक स्टेटमेंट आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी आना चाहिए था, जो बाद में आया 5वें 6ठे फेज के बाद जेपी नड्डा साहब ने बोला। तो ये चीजें थोड़ा और बेहतर तरीके से डाउन द लाइन बतानी पड़ेगी, मुझे लगता है, ये भ्रम दूर करने की। चलिए, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक बार वो मैसेज जो केजरीवाल भले दिल्ली में सफल ना हुए, लेकिन वो जो मैसेज था वो उत्तर प्रदेश में जमीन के स्तर तक पहुंचा था। वो पूरा नहीं, वो राहुल लाल जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अगर वोट आरक्षण के नाम पर मिला कि आरक्षण हटा देंगे और संविधान बदल देंगे, अगर वोट इस नाम पे मिला कि 8500 रुपया मिलने जा रहा है, जीते या हारें, और वो कार्ड मिल गया, तो वो एक चुनाव तक सफल हो सकता है, फिर 27 में स्थिति वही बन जाएगी। ये बात जान लीजिए। तब देखी जाएगी ना पंकज भाई। नहीं, वो सारी बात ठीक है, वो तब की तभी देखी जाएगी,
लेकिन इस बात का जैसे जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात होती है, तो ये तो आपका परमानेंट आंकड़ा नहीं हुआ ना, जो दूसरे चुनाव में भी आपके साथ रहेगा। वो तो और तेजी से रिएक्ट करेगा, ये कहते हुए कि हमें बहलाया गया, झूठलाया गया, हमें मतलब गुमराह किया गया। इस तरह की बातें भी तो जनता के दिमाग में आती हैं। जैसे बीजेपी के विरोधी बहुत सारी बातों पे कहते हैं ना कि कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। वही 15 लाख चिपक गया तो 15 लाख की हमेशा बात होती है ना कि नहीं होती? प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि कहां गए 15 लाख, कहां गया 2 करोड़ रोजगार। तो अब ये चिपक गया है कांग्रेस के लिए, अभी समझ में नहीं आएगा, ये तुरंत आएगा। मैं कह रहा हूं जैसे ही कोई नया चुनाव आएगा वो खट से ये नैरेटिव जाएगा। खैर चलिए जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत सही है, चूंकि अब हम लोग समय की सीमा को पार कर चुके हैं, पर यह बात तो बिल्कुल अहम है कि आज योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली में रहना उत्तर प्रदेश में खलबली मचाए हुए जरूर है। दरअसल आज मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो एलोकेट होना था, मंत्रालय मिलना था, इसलिए देश स्तर पर यह चर्चा का विषय भले ही नहीं बना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय था और अंदर खाने बहुत तेज चर्चा उठ रही है कि आखिरकार इन नेताओं से मिलने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं उसका मतलब क्या होगा, और फिर किस तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। ये गंभीर चर्चा का विषय है। राहुल लाल जी आपका, सैयद कासिम जी आपका, के विश्वदेव राव जी आपका और अनुपम मिश्रा जी आपका, और साथ ही साथ पुष्कर चौहान जी आपका। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो सियासत की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।